पटनायक से उड़ीसा में किया हम लोगों ने, केरल में अकेले लड़े। तो जब एक राजनीतिक दल चुनाव में लड़ रहा है और उसको अपनी रणनीति उस हिसाब से कुछ से कुछ बोलना है, समझ गया आपकी बात, मैं समझ कुछ से कुछ नहीं बोल रहा है वो। भाई शरद पवार इस देश की राजनीति में, आखिर हमने तो नहीं कहा ना, ये सुश्री जयललिता ने कहा, नवीन पटनायक ने कहा, वो कोई एनसीपी की कृपा से तो मुख्यमंत्री है नहीं, उन्होंने 4-4-5। तो मिसअंडरस्टूड है। लेफ्ट वाले कह दें ये हमारे नेचुरल लड़ाई है, सांप्रदायिक नहीं है, तो मिसअंडरस्टूड है। वो लुधियाना चले जाएं तो सेकुलर फोर्सेस के लिए मिसअंडरस्टूड है। वो कह दें बिहार के डेवलपमेंट के लिए ये शर्त होनी चाहिए किसी भी सरकार में जाने की जो बिहार के लिए स्पेशल। तो इसका मतलब एनडीए की सरकार तो आती नहीं है, तो इसका मतलब क्या नीतीश कुमार यूपीए में जाएंगे क्योंकि उनको बिहार को का स्पेशल स्टेटस चाहिए? क्योंकि अब अडवाणी जी तो दे नहीं पाएंगे, क्यों? अडवाणी जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ही दे सकते हैं। देखिए ऐसा है, बिहार जो है वो कोई नीतीश कुमार कह रहे हैं इसलिए नहीं है, बिहार को दर्जा मिलने की आवश्यकता है। इसके लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर के नीतीश कुमार जो है, कोई जेडीयू का नहीं, एनडीए का नहीं, उसमें कांग्रेस, आरजेडी के और एनसीपी के लोग भी शामिल थे, प्रधानमंत्री से मिले थे। और बिहार हिंदुस्तान का हिस्सा है, वहाँ की हालत झारखंड से, नॉर्थ ईस्ट से इस समय बुरी है, कोसी की बाढ़ के आने के बाद खास तौर से। इसलिए हम मनमोहन सिंह जी के पास दोबारा फिर, और ये सडनली ये जो शगुफा था ये कल ही छूटा ना, कल ही पहले बात हुई है, पहले भी बहुत बार कहते रहे, लेकिन पॉलिटिकल जो बातें लोग समझते हैं, जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, उनका तो ये मानना है ना कि नीतीश ने कल क्यों छोड़ा। अनुराधा जी, कल वहां पर बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के नीतीश कुमार जी ने एक पत्रिका का विमोचन किया था। उसमें जो पॉल मेघनाथ देसाई हैं वो आए थे, उस मौके पे बिहार के विकास को लेकर के उन्होंने चर्चा की थी। बिहार की एक बार हम बात करें, बिहार के जो नंबर्स आ रहे हैं, जो टैली आ रहा है, उसके मुताबिक आरजेडी को 4 सीटें हैं, नीतीश कुमार को 19 सीटें हैं, बीजेपी को 12 सीटें हैं। बिहार में बेड़ा गर्क हो गया लालू यादव का, 4 सीटें, कहां 22 कहां 4। और कांग्रेस का भी, कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही है। 4 कांग्रेस के सिटिंग एमपी हैं, 3 सिटिंग एमपी है, माफ करें। इस हिसाब से कांग्रेस, जिस दम पर कांग्रेस आई थी कि अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, वो फार्मूला बिहार में कामयाब नहीं हुआ। खास बात ये, यूपी में अगर कांग्रेस को 21-22 सीटें मिलती दिखती है, सारे कांग्रेसी राहुल गांधी को श्रेय देते हैं। अब हम कोई कांग्रेसी नेता हमारे साथ होंगे तो हम पूछना चाहेंगे कि बिहार में अगर बेड़ा गर्क हुआ तो उसका श्रेय किसको कांग्रेसी देंगे, देखना होगा। जी बिल्कुल, लेकिन एक चीज को आपको ध्यान में रखना होगा अजीत की, जो बिहार का वोट कॉम्बिनेशन है उसमें जो मुस्लिम्स हैं, जो माइनॉरिटी है, वो नीतीश के साथ गई है, वो विकास के नाम पे। और यूपी में ये बिल्कुल नहीं हुआ है। यूपी में काफी डिवाइडेड जो माइनॉरिटी थी, वो 50% माइनॉरिटी जो है वो सपा और कांग्रेस में आई है। जी, अभी यूपी का जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक कांग्रेस को 22 सीटें, बीजेपी को माफ करें 13 सीटें, समाजवादी पार्टी को 24 सीटें और बीएसपी को 19। मतलब कांग्रेस सेकेंड लार्जेस्ट है, समाजवादी पार्टी पूरा हो जाता है। मतलब ये लेफ्ट की जो बात हो रही थी कि लेफ्ट के बिना नहीं बन सकती सरकार, लेफ्ट का सहयोग बहुत जरूरी है, लेफ्ट बड़ा अड़ा हुआ था। फोर्थ फ्रंट मिलाकर पूरा भी हो जाता है, और उस फोर्थ फ्रंट में लालू और पासवान की बहुत कम ताकत भी होती है, मुलायम सिंह की भी ताकत कम होती है। 36-37 सीटों से वो अगर 23-24 सीटों तक सिमटते हैं, तो तीनों जो सो कॉल्ड कद्दावर नेता थे जिन्होंने तिकड़ी बनाई, इनकी कम ताकत होती है और यूपीए की छतरी के नीचे आना पड़ेगा। इस बार इनकी मजबूरी है कि वो यहाँ आए, यूपीए की मजबूरी नहीं है कि हाथ पकड़ के अमर सिंह को लगाएं और लेके आए। अमर सिंह आप देखें जिस तरह से बयान देते हैं, जिस तरह से खुलकर कांग्रेस के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हैं, इस बार न उनकी वो हैसियत रहने वाली है। पासवान पूरी तरह निपटते दिख रहे हैं, उनके खुद की सीट जाती हुई दिख रही है। एलजेपी का सफाया है, पासवान गायब होंगे। कई सालों बाद पहली बार वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में नजर नहीं आएंगे। वाजपेयी के सरकार में भी थे, गुजरात के मुद्दे पर उन्होंने आखिरी समय में इस्तीफा दिया था। पासवान गायब, लालू साफ, मुलायम की ताकत कम। अभी आप सुन रहे थे जनार्दन द्विवेदी रणनीतिकार हैं, 10 जनपद से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी है। तमाम प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी से बात करके ही मीडिया को अपना बयान देते हैं। जनार्दन द्विवेदी खुशी जाहिर कर रहे थे कांग्रेस की जीत पर, साथ में श्रेय दे रहे थे राहुल गांधी को, और ये भी कह रहे थे राहुल गांधी देश के भावी नेता हैं। जब उनसे पूछा गया क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा हाँ, वो देश के भावी नेता हैं। मतलब
सारा श्रेय, सब सेहरा राहुल गांधी को। देखिए, ये तो कांग्रेस की परंपरा रही है कि जो गांधी परिवार, गांधी नेहरू परिवार का होता है, और अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है तो श्रेय, अगर जीत मिलती है तो सारा श्रेय उसको जाता है, हार होती है तो सब अपने माथे ओढ़ लेते कि हमने कहीं गलत। तो एक बार हम दर्शकों को सुनाना चाहेंगे एबी वर्धन जो सीपीआई के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनते हैं। हाँ, मैं लाता। Okay, sir, now that the projection are almost clear and it seems that the Congress will be able to form a government without the support of the left, but Sharad Pawar made a very pertinent point. He said, keeping in mind everything, we are still open and we are not saying that we won't take a left support. What do you think of the entire situation right now? Anyway, the Congress has won. The figures have already spoken. You can't deny it. The expectation that we, the left parties, had, those expectations have not been fulfilled, we admit it. And I think the left parties will have to sit together and discuss these results. I believe we will have to review our working, our tactics and all that. And try and see that all the weaknesses that have crept in. ये थे एबी वर्धन, सीपीआई नेता, जो कल तक कह रहे थे हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे, आज कह रहे हैं कि हम डिस्कस करेंगे। कह रहे थे कि सरकार बनेगी गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई, और ये कि थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी, हम अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये दावे कर रहे थे। डीपी त्रिपाठी जी, आपने जो कुछ भी आंकड़े अपने लगाए होंगे वो सब तो फेल हो गया, अब नजर होगी केंद्र में सत्ता में साझेदारी पर। शरद पवार अपने कद के हिसाब से कुछ बड़ा मंत्रालय चाहेंगे, लेकिन जो नंबर हैं वो नंबर बहुत कुछ इजाज़त नहीं देते, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो कुछ अपने मन मुताबिक मलाईदार कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि ये इस तरह की पदावली का प्रयोग राजनीति में, मलाईदार और ये मैं इससे सहमत नहीं पाता अपने को, क्योंकि चलिए बड़ा मंत्रालय, जिसे कह सकते हैं मलाईदार नहीं कहिए तो कह लीजिए बड़ा मंत्रालय। तब भी एनसीपी ने कोई इशू नहीं बनाया था, हमने कोई अनरीजनेबल स्टैंड नहीं लिया और ना अब लेंगे। सब लोग मिलेंगे, आपस में परामर्श करके सरकार बन जाएगी, कोई असुविधा बहुत नहीं होगी। पर उनकी पर्सनल चॉइस क्या फिर से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ही रहेगी? अब ये मैं नहीं कह सकता, अभी आएंगे उनसे बात करूंगा फिर कह सकता हूँ ना, इसके बगैर कैसे कहूँगा। अभी शोलापुर गए हैं, आज रात को दिल्ली पहुँच जाना चाहिए उन्हें या कल सवेरे। लेकिन आपको लगता है कि जो एनसीपी को अपनी ताकत का एहसास जो पहले था, पूर्वानुमान जो था त्रिपाठी जी, उसमें एनसीपी को झटका लगा है? जो एनसीपी आप बार बार इस जिद पर अड़े थे कि कांग्रेस हमसे राष्ट्रीय स्तर पर समझौते करे, राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन करे, जबकि महाराष्ट्र से बाहर आपकी कोई ताकत नहीं थी। इसी जिद के चलते आपने उड़ीसा में थर्ड फ्रंट के साथ किया, शरद पवार रैली में नहीं जा पाए तो फोन से एड्रेस कराए, रैली में भी चले गए, गोवा गुजरात सब कुछ आपने सारे तिकड़म करने के बाद भी एनसीपी की ताकत 11 पर सिमट गई। ऐसा है कि वो हमारी ताकत 11 से 15 मैक्सिमम 16 रहेगी, ये हम लोगों ने आकलन किया था और हमारे आकलन गलत नहीं साबित हुआ। हम बड़ी विनम्रता से अपना आकलन करते हैं और आप उसको उद्धृत ही नहीं कर रहे, कोट नहीं कर रहे हैं। जो शरद पवार साहब ने स्वयं अपने इंटरव्यू में कहा कि हमारी पार्टी के इस समय संसद में 10+1 ये सदस्य हैं, तो इतनी सदस्य संख्या की पार्टी का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, जिसको मैं कोट कर रहा हूं। पर जाने का वक्त है। त्यागी जी, पूरे जिस ढंग से बीजेपी का सफाया मतलब मैं सत्ता की उम्मीद के हिसाब से कर रहा हूँ, नंबर बीजेपी को आया है, लेकिन जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर विराम लग गया, ब्रेक लग गया और अब